तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है निबंध में कि सबसे फर्स्ट जो हमारा टास्क होता है सिलेक्शन जो विषय का है। विषय का चयन सबसे क्रूशियल होता है और यहीं से आपका ऐसे में क्या होने वाला है पता चल जाता है। कई बार कई स्टूडेंट की साइकोलॉजी ये रहती है कि कोई अगर टफ अगर आया हुआ निबंध है तो हम उसको पिक कर लेते हैं। हमें लगता है कि इजी जो निबंध है वो तो सब कोई करेगा, तो हम थोड़ा सा हटकर अगर कोई निबंध लेते हैं तो शायद अच्छे मार्क्स वहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर हमारे पास कंटेंट नहीं है, अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर ये उल्टा भी हो सकता है, बैकफायर भी कर जाता है कि आप जो है वहाँ पे बहुत एवरेज बिलो एवरेज लिख के आ गए तो नंबर भी उसी तरीके से कम होते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये अनुभव किया होगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं या बहुत टाइम से जो मेंस दे रहे हैं, तो उनका ये अनुभव रहा होगा कि विषय का चयन करने में हमने त्रुटि की और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। तो अब ऐसे में जो है पहले तो हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन सा हमारा एरिया है जिसको हम सही तरीके से वहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे, उसी को हमें पिक करना है। अगर कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है तो लिटरेचर का ले, वहाँ पर टॉपिक अच्छा रहेगा उसके लिए। लेकिन अगर लिटरेचर किसी का नहीं है तो फिर उसमें उलझने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर किसी का सोशल जो है सोशियोलॉजी है, सोशल इश्यूज़ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, किसी की पॉलिटिकल इश्यूज़ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस उसका सब्जेक्ट रहा है, तो उसके लिए उस तरीके के टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप जिस टॉपिक में कंफर्ट फील करते हैं पहले तो वही आप टॉपिक लेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हर टॉपिक वो इजी होता है और कंफर्टेबिलिटी के दायरे में आता है, तो वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा अगर टॉपिक आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अनयूजुअल है और उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप वहाँ पर उस तरीके के टॉपिक को चुन सकते हो। लेकिन विषय का चयन बहुत बहुत ज़रूरी होता है निबंध में, पहला कदम तो यही रहता है। जब एक बार विषय का हमने चयन कर लिया तो अब हम लिखने के क्रम में आएंगे। अब लिखने के क्रम में निबंध है क्या, पहले तो बेसिक इसकी फिलॉसफी थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखिए निबंध एक तरीके से जो है ये हमें बताता है कि हमारे विचारों का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। अब मतलब फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, मतलब बंधन रहित है निबंध, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि निबंध किसी विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। भले ही राजनीतिक मुद्दे पर कोई निबंध आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल राजनीतिक तरीके से ही उस निबंध को वहाँ पर देखना है। हमें निबंध का मतलब ही है कि जहाँ पर जितने भी संभावित आयाम हो सकते हैं, हमें बहुत कम शब्दों में सारी चीज़ों को वहाँ पर दिखा देना है। तो जितने अधिक आयाम आपके निबंध में आते हैं और आपके लिए उतना अच्छा अंक वहाँ पर पाना होता है। बहुत से स्टूडेंट की एक समस्या होती है कि निबंध लिखने के दौरान वो एक पक्षी वन साइडेड हो जाते हैं कि कोई एक आयाम उन्होंने पकड़ा और उसको इतना एलिबोरेट कर दिया कि बाकी के आयाम दब जाते हैं। तब नंबर मिलने की उतनी संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मान के चलिए कि निबंध की प्रकृति अंतर्विश अनुशासनात्मक है, कि जहाँ पर आपको डायमेंशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको निबंध लिखना है। अब ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच किन किन स्तर पर होता है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। एक आसान तरीका होता है पेपर वाइज जो है एक अपना डायमेंशन क्रिएट करना। पेपर वाइज का मतलब GS1 टू GS6 अगर आप मूव करें तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आयाम हो सकते हैं। पेपर वन जैसे है, कोई भी विषय होता है उसका कोई न कोई ऐतिहासिक आयाम होता है, कोई न कोई भौगोलिक आयाम होता है और कोई न कोई सामाजिक आयाम होता है। पेपर वन के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें, पेपर टू के पर्सपेक्टिव से देखें, हर विषय का एक संवैधानिक दृष्टिकोण तो होना ही होना है, राजनीतिक दृष्टिकोण होना ही होना है, अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी उनका होना ही होना है, गवर्नेंस का भी एक आयाम वहाँ पर होता है, सोशल जस्टिस का भी एक आयाम होता है। पेपर थ्री के हिसाब से देखें तो हर जो है विषय का एक आर्थिक आयाम, इकोनॉमिक एंगल होता है, एक टेक्निकल एंगल, टेक्नोलॉजिकल आयाम भी उसका होता है, सिक्योरिटी का एक डायमेंशन होता है, एनवायरमेंटल एक आयाम होता है। और पेपर फोर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इथिकल डायमेंशन बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो एक तो हमें जब किसी विषय की प्रैक्टिस करनी है तो धीरे धीरे हैबिचुअल अपने को बनाना है कि इसी तरीके से इसी क्रम में हम विषय को देखना और सोचना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि किसी एक विषय में ये सारे आयाम एक साथ आए, हो सकता है कि कोई एक दो आयाम इसमें से आए। कोई अब अगर हम शिक्षा पे निबंध आ रहा है तो अब ये नहीं कि हम जोग्राफिकल डायमेंशन जानबूझ के ज़बरदस्ती वहाँ पर खोजें, नहीं है तो नहीं है।
लेकिन हाँ, उसका ऐतिहासिक आयाम तो होगा, उसका जो है सामाजिक आयाम होगा, उसका संवैधानिक आयाम होगा, उसका अंतर्राष्ट्रीय आयाम होगा, उसका आर्थिक आयाम होगा, ये सब तो नैतिक आयाम होगा, ये सब तो आयाम होंगे ही होंगे। तो एक तो पहले जो डायमेंशन है वो इस तरीके के होते हैं जो सिलेबस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं। दूसरा एक और आयाम होता है जिसको अगर हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से सोचें, ये आयाम कहाँ पर इस्तेमाल होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। ये आयाम जो हम बात करने जा रहे हैं, कई बार ये कंक्लूज़न में बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है प्ले करता है रोल। तो कंक्लूज़न में कैसे जो है प्ले करता है, एक आयाम हो गया कि किसी भी विषय को आप व्यक्तिगत स्तर पर देख रहे हैं या समाज के स्तर पर देख रहे हैं, यानी स्टेक होल्डर अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि कौन कौन स्टेक होल्डर हैं। तो वह व्यक्ति एक स्टेक होल्डर होता है, सोसाइटी स्टेक होल्डर होता है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होता है, मार्केट जो है वहाँ पर जो है स्टेक होल्डर होता है, और ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन या ग्लोबल लेवल पर जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग, वो भी एक स्टेक होल्डर होते हैं। तो अब कोई विषय अगर आ रहा है तो हम स्टेक होल्डर के हिसाब से भी सोच सकते हैं। सजेशन देने के क्रम में व्यक्तिगत स्तर पर क्या करना चाहिए, सामाजिक स्तर पर क्या करना चाहिए, सरकार के स्तर पर क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना चाहिए, ऐसे कई निबंध आपको मिलेंगे जहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपने आंसर को लिखते हैं। कंक्लूज़न के लेवल पे एक और अप्रोच काम करता है कि कोई भी अगर हम सुझाव देने जा रहे हैं तो कई बार वह समय की परिधि के हिसाब से होता है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप कोई भी जो सजेशन दे रहे हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन फ्यूचर की जाती हैं। तो यहाँ पर जो है, यानी शॉर्ट टर्म लेवल पर जो है इमीडिएट इफेक्ट से तात्कालिक रूप से क्या करना चाहिए और दीर्घकालिक रूप में क्या करना चाहिए, हम इस तरीके से भी बाइफरगेट कर सकते हैं, अपने सजेशन को वहाँ पर दे सकते हैं। तो एक ये भी आयाम होता है। यानी एक तो हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अगर डेवलप करना है तो कुछ इस तरीके से अपने दिमाग में फिट करनी होंगी चीज़ें। अब अगर अचानक मैं आपसे बोलूं कि चलिए इसी तरीके से आप सोचिए, तो ये इतना इजी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टॉपिक हम पिक करेंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, तब आप देखिएगा कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 2-4 निबंध, 5 निबंध लिखते लिखते आपके लिए ये प्रैक्टिस जो है मतलब कि मेंटल प्रैक्टिस बड़ा आसान हो जाएगा और आराम से आप वहाँ पर पॉइंट बना पाएंगे। तो इसलिए अब दूसरा जो पॉइंट हमने बताया कि आयाम जो है बहुआयामी होना चाहिए, केवल एकांगी तरीके से आपका निबंध नहीं होना चाहिए। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम निबंध लिखने जाते हैं तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि निबंध दो तरीके के होते हैं। एक क्लोज्ड होता है सब्जेक्ट, कि जहाँ पर फिक्स है कि उन्होंने जो चीज़ बोली है बस वही निबंध में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि नई शिक्षा नीति, संभावना और चुनौतियाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, अगर उन्होंने ये ऐसे वहाँ पर पूछा तो उन्होंने पहले से ही क्लोज कर दिया है सर्किट कि आपको बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन में इधर उधर नहीं उलझना है, सारा निबंध आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इर्द गिर्द होगा। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं कि वहाँ पर जो है कि मतलब उसमें उन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि मूल्य आधारित शिक्षा भारत के विकास के लिए इसकी आवश्यकता। तो अब यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा ये एक जोन बन जाता है जिसमें बहुत से डायमेंशन जो है एजुकेशन से रिलेटेड अपने आप वहाँ पर आ जाते हैं। तो पहले तो विषय को देखते हुए तुरंत हमें ये कर लेना है अपने दिमाग में, अगर क्लोज एंडेड है एकदम क्लियर रहिए कि जो पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द हमें अपना निबंध लिखना है। लेकिन अगर ओपन है ऐसे, तो वहाँ पर तब तो फिर जितनी चीज़ें दिमाग में आ सकें वो चीज़ें हमको समेटने का प्रयास करना होगा। तो ये एक तो दूसरी चीज़ हो गई। अब आइए तीसरी चीज़ समझिए। निबंध लिखने के दौरान जो सबसे बड़ा स्किल होता है ऐसे राइटिंग का, वो ये होता है कि आपका फ्लो कैसा है। जीएस और ऐसे में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। जीएस यांत्रिक मैकेनिकल जो है निबंध होता है, सॉरी आंसर होता है, कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया टू द पॉइंट आपको वहाँ पर लिखना है, ना इधर भटकना है ना उधर। इसीलिए जीएस में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का जो है डोमिनेंस नहीं रहता है। हालांकि टर्मिनोलॉजी और एनालिटिकल लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो एक अलंकारिक भाषा होती है या उसको जो ब्यूटीफाई किया जाता है अपने लैंग्वेज को, उसका स्कोप हमारा जीएस में नहीं रहता, निबंध में। लेकिन यहाँ पर
आपको सजाना होता है अपनी भाषा को, अपने शब्दों को पिरोना होता है। तो यहाँ पर बहुत प्यारे-प्यारे जो है फ्रेज़ और प्यारे-प्यारे शब्द जो हैं वहाँ पर वाक्य बनाने पड़ते हैं। तो भाषा कौशल जिसका जितना बेहतर रहेगा, निबंध में वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। लेकिन अब इसमें 2 दिक्कत आती है, मतलब 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जिनकी भाषा में बड़ी ज़बरदस्त पकड़ होती है, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस का होगा, कॉमर्स का होगा। जो लोग ह्यूमैनिटी के हैं, थोड़ा भाषा बनाने में वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन जो थोड़े अदर बैकग्राउंड के हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड, वो तो बड़ा रूड लैंग्वेज लिखते हैं, कई बार ड्राई लैंग्वेज लिखते हैं। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है अपनी चीज़ों को सही तरीके से प्रेज़ेंट कर पाना। तो अगर हमारी भाषा वो बहुत ज़्यादा विकसित परिपक्व नहीं है, तो भी क्या निबंध में अच्छे मार्क्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। बहुत लोगों के आते हैं जिनकी अलंकारिक भाषा नहीं है। तो वो क्या करते हैं जिससे उनके मार्क्स वहाँ पे बढ़ जाते हैं? तो आपको अपने लैंग्वेज का एस्थेटिक सेंस अगर बढ़ाना है, तो अगर आपके पास भाषा नहीं है, तो आपको सपोर्ट लेना पड़ता है कहीं और से। ये सपोर्ट कहाँ से लेना होता है? ये सपोर्ट लेना होता है कि अगर आपको उससे रिलेटेड किसी थिंकर का कोटेशन मालूम है, कोई कविता आपको मालूम है, कोई अगर सूत्र वाक्य आपको मालूम है, कोई आपको स्टोरी मालूम है, तो इन चीज़ों का बीच-बीच में किया जाता है। ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, एक तो भाषा का प्रवाह भी बढ़ता है और भाषा और अच्छी भी बनती जाती है। मतलब बोरिंग नहीं लगती है, क्योंकि कई बार क्या है, निबंध पढ़ने के दौरान एक ही जैसी भाषा शैली और एक ही तरीके का प्रेजेंटेशन वो ऊबन पैदा करता है एग्जामिनर को। लेकिन जब आप बीच बीच में इस तरीके के चेंजेस करते हैं, अचानक आपने एक दो पैरा लिखा और अचानक आपने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये बातें हैं, तो अचानक आपके जो है वो जो पूरा प्रवाह चल रहा है उसमें एक नई रोचकता आ जाती है। फिर आपने कुछ लिखा, फिर आपने कुछ वहाँ पे दिया। तो भाषा जो है और उसका जो डायरेक्शन है उसमें थोड़ा सा जब फ्लैक्चुएशन आता है तो वो बड़ा प्यारा सा वहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा होता है वैलिडेशन का। आपने जो आर्गुमेंट दिए हैं निबंध में, अगर वो किसी और के द्वारा वैलिडेट कर दिए जाते हैं, तो इससे आपके निबंध का जो मतलब डेप्थ है, जो उसकी सीरियस सिंसियरिटी है, वो अपने आप बढ़ जाती है। तो दूसरा जो है ये इसका लाभ रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें निबंध लिखने के पहले कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। लेकिन चूंकि वो स्कैटर्ड वे में है, इसलिए कई बार आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई अगर आपको निबंध लिखना है तो आपको कुछ विचारकों वगैरह के बारे में वहाँ पर कोटेशन वगैरह देना है, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे सर कहाँ से कोटेशन कहाँ से देखें, और हमारा इस तरीके का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इन सब चीज़ों में नहीं आता है हम लोगों को। आप सबको हर चीज़ आती है, बस अब उसको सिंक्रोनाइज करने का समय है। तो थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, एक अपना अलग से कॉपी लिखिए और उसमें चीज़ों को बस रिकॉल करना है, क्योंकि बचपन से लेकर आप तक आज तक आपने ऐसी बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको मालूम है कि गांधी जी इन्वायरमेंट को लेकर क्या कहते थे कि भैया नेचर जो है वो हमारी नीड को पूरा कर सकता है, ग्रीड को नहीं। प्रकृति हमारी जो है आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। अब ये बहुत प्यारा शब्द है, प्यारा चीज़ है, और इस तरीके का एक निबंध तो मिलना ही मिलना है। तो ये कोटेशन अपने आप आ जाता है। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जो है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या जिसको जो है, जैसे गांधी जी ने और भी बहुत सी बातें बोली। गांधी जी जैसे उद्योगों के बारे में उनका जो नज़रिया था, शिक्षा के बारे में नई तालीम जो उन्होंने वहाँ पर बात कही, या उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बोला, या जिस तरीके से उन्होंने जो है आधुनिक सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बोला, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे गांधी जी ने लोक नीति की बात की, 7 सिन 7 पाप उन्होंने बताए थे, अगर वो हमको याद हैं तो कई जगह उनका इस्तेमाल हो सकता है निबंध में। और ये फिक्स है, मतलब ये सब निबंध तो इन्हीं सब में से आएंगे। अगर हमने गांधी जी की इतनी कुछ चीज़ें जो हैं एक जगह इकट्ठी कर ली, तो आप मान के चलिए कि उनका इस्तेमाल होना ही होना है आपके निबंध में। इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने क्या सजेशन दिया था डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए, तो वहाँ पर कई जगह पर इनका इस्तेमाल होगा। या इसी तरीके से सरदार पटेल का देश को लेकर क्या नज़रिया था, अगर वो आए, सुभाष चंद्र बोस का क्या नज़रिया था, वो अगर हमारे दिमाग में आ जाए, तो एक तो तरीका हो गया जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। और ये आप जब इतिहास पढ़ेंगे विषय अपना, तो मतलब जीएस का, तो
तो उस दौरान आपको ये और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से। तो थोड़ा सा जब वहाँ इतिहास पढ़ रहे हो जिस भी नोट से या जो है बुक से, तो ये तुरंत अपने दिमाग में रखिए कि ये हमको इसलिए भी पढ़ना है कि इनका इस्तेमाल निबंध में भी करना है। तो वो जो स्टेटमेंट वगैरह उन्होंने पास किए हैं वो हमारे लिए एक बेस बन जाते हैं। दूसरा क्या तरीका होता है कि हर एक कल्चर जो है वो सबसे बड़ी फिलॉसफी पैदा करता है। हर कल्चर में कोई ना कोई फिलॉसफी छिपी हुई है। और जैसा हमने कहा, दर्शन तो अपने आप में सबसे बड़ी सौंदर्य बोध वाली भाषा है। उस वो तो उसका अलग ही लैंग्वेज होता है। फिलॉसफी तो मतलब एस्थेटिक सेंस ही लेकर आता है। तो अगर आप जो है इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें मालूम है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आपने संस्कृत का श्लोक हिंदी में लिखना है, मतलब संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में लिख लिया। इंग्लिश वाले जो हैं इंग्लिश में उसको लिख लिए। वसुधैव कुटुंबकम सब लोग जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। या सर्वधर्म संभाव की पॉलिसी जो है, ऐसे बहुत से कोटेशन हैं जो आप सबको मालूम है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ते, ये ऐसे स्लोगन, ऐसे सूत्र वाक्य हैं जो हम सब जो है सुने हुए हैं। बस अब उनको जो है ये समझना है, अब चैनलाइज करना है कि ये इस्तेमाल करने का समय अब आ गया है, तो इसको इस्तेमाल करना है। तो एक जगह पर धीरे धीरे उनको लिख लें। ये ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, जितना याद, और आज से लेकर जब तक एग्ज़ाम है, ये एक बार अगर बैठकर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगा। एक बार में बैठेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें इस तरीके से एक जगह लिख लेंगे, और जैसे जैसे नई नई चीज़ें मिले उसमें ऐड करते जाइए। कोशिश ज़रूर करिए कि आपके आंसर में थोड़ा इंक्लूसिवनेस हो। ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन, जैसे हमने कहा कि हिंदुइज़्म की आपने बहुत सी चीज़ें बताई। मान लीजिए आपको इस्लाम की कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ वहाँ पे नज़र आई, तो वो आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी की कोई चीज़ अच्छी लगी, उसको कोट कर सकते हैं। सिखिज़्म में सोचिए, गुरुद्वारों में जो लंगर का व्यवस्था है कितना अच्छा वहाँ पे रहता है, उनको भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जिन जिन लोगों ने बोला है, अगर आप में से किसी का भी जो है इंटरेस्ट रहा हो, मतलब रिलीजियस इंक्लिनेशन रहा हो, तो आप में से बहुत से लोगों ने रामचरितमानस भी पढ़ा होगा। हो सकता है आपको कुछ चौपाई भी उसकी याद हो। उनका भी इस्तेमाल अच्छे से, धड़ल्ले से करना है, पूरी तरीके से। अगर किसी ने जो है इसी तरीके से कोई और जो है मतलब आप में से बहुत से लोग जो हैं पूजा पाठ करने वाले, तो कई संस्कृत के श्लोक भी आपको रटे रहते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें निबंध में आपके पास जो है एक हथियार के रूप में होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के रूप में होते हैं। इनका आप धड़ल्ले से वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो जो हिस्टोरिकल हमारे फिगर हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा हमने कहा कि जो इस तरीके के सूत्र वाक्य हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा, कुछ लोगों की साहित्यिक रुचि रही है जिन्होंने बहुत सी कविताओं का संग्रह किया। अपने कई जगहों पर भाषण देने के दौरान बहुत से कविता वगैरह का पाठ करते हुए रहते हैं आप। कुमार विश्वास की बहुत सी चीज़ें आपको याद हैं। हो सकता है कुछ लोगों को जयशंकर प्रसाद की चीज़ें याद हो, कुछ लोगों को दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत कुमार ने कितना जो है अच्छी बात बोली कि कौन कहता है कि क्या, मतलब मैं खुद ही भूल गया मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसे आसमां में सुराग हो नहीं नहीं, सकता, एक हाँ, पत्थर तो सुराग नहीं था। कौन कहता है कि आप कोहरा घना है आसमां में या सुराग किसी नहीं। की व्यक्तिगत आलोचना है। अच्छा, आग मेरे दिल में नहीं वाला जो लाइन था कि तेरे सीने में हो सही हो आग, गई है कहीं भी पेड़ हो आग पर्वत से जलना चाहिए। पिघलनी अब चाहिए। ये इतना अच्छा प्यारा लाइन है कि कंक्लूजन में इसको यहाँ से हम मतलब किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं। मतलब अगर हम कंक्लूजन में ये दिखाना चाहते हैं कि हमें एक सोशल रिवोल्यूशन लेकर आना है और उसका तरीका ये है, तो हम बस वहाँ पर ये लाइन अगर डालते हैं कि आग हो सही कहीं लेकिन आग जलनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप में से बहुत से लोगों के पास इस तरीके के भी जो हैं हथियार हैं जो निबंध में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन अगर आप स्ट्रक्चर्ड माइंड के नहीं हैं तो नहीं करते हैं, इसलिए मैं बार बार इनको एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो है, कम जो करेंट कंटेम्प्ररी जो डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स अगर चल रहा है, उसमें किसी ने कोई बात बोली है, अगर आपने नोटिस किया है, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे अपडेटेड भी आप रहते हैं और मतलब कि कंटेम्प्ररी एक जो है उसको वहाँ पर टच मिल जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जयशंकर जी से वेस्टर्न मीडिया ने पूछा कि भारत में जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुत खतरे में है और आपके यहाँ धार्मिक आज़ादी छीन ली गई है। तो उन्होंने एक बहुत प्यारा बात वहाँ पर बोला। उनसे बोला गया कि भाई आपके यहाँ पंथ निरपेक्षता खतरे में है। तो उन्होंने जो लाइन वहाँ पर इस्तेमाल किया जयशंकर जी ने, उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है वह संविधान या कानून की देन नहीं है, यह भारत का लोकाचार है। यह इथॉस ऑफ सोसाइटी, ये समाज का इथॉस है। इथॉस मतलब जो समाज के लोगों के मन में चलता रहता है।
तो सेकुलरिज्म जो है वह बारोड नहीं है या संविधान में लिख दिया गया इसलिए हम सेकुलर हैं या कानून बना दिया गया इसलिए सेकुलर हैं, बल्कि हम बाई नेचर सेकुलर हैं। हमारा सोशल बिहेवियर, हमारे सोशल वैल्यू सेकुलर हैं। अब सोचिए इतना प्यारा लाइन अगर कहीं पर हमने इसको लिख दिया। अब ये आप कह सकते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा, ये तो हमको मालूम ही नहीं है। तो ये इन सब चक्कर में हमने कहा कि न पढ़िए कि कहाँ से क्या करना है। बस अब आज से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, या कई बार आप लोग में जो है बोर होते हैं तो रील वगैरह देखते रहते हैं। कुछ ना समझ में आए तो कभी कभार जयशंकर जी का रील देख लिया, क्योंकि जयशंकर जी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो एक तो डिप्लोमेट की और पॉलिटिशियन में बड़ा अंतर आ जाता है कि डिप्लोमेट जो है बड़े सादे तरीके से कम शब्दों में बहुत अच्छी चीज़ें बोलता है। तो मैं न होगा तो मैं बहुत से, मेरे पास तो पूरा लिस्ट है उनका, मैं बहुत से रील भेज दूंगा आप। और रील 1-1 मिनट का होता है, तो एक बार देखेंगे। कई मुद्दों पर जयशंकर जी ने बहुत अच्छा बोला, वो आईआर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अभी मैं भेज दूंगा थोड़ी देर में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ये भी तरीका है। तो अब केवल मैं जयशंकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अमर सेन आज के समय में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कितनी अच्छी बातें बोली हुई हैं। तो जिसको इस तरीके की कंटेम्प्रेरी चीज़ें मालूम हो वो भी अपने निबंध में या मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा हमने कहा कि आपको जो है अपने आंसर का लैंग्वेज को मतलब शुष्क नहीं बनने देना है। थोड़ा खूबसूरती पैदा करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके आंसर का फ्लो अच्छा होगा, रिदम अच्छा होगा और थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस डेवलप हो जाएगा। अब आते हैं चौथा बड़ा मुद्दा क्या है। निबंध जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने जो दो बड़े चैलेंज आते हैं, मतलब कि कंटेंट, मैं मान के चलता हूँ निबंध में बहुत बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको कंटेंट के लेवल पर दिक्कत आएगी, और आप लोगों का पूरा फोकस कंटेंट पर ही रहता है। आप लोग जो है कई लोग पूछते हैं ऐसे के लिए कौन सी किताब पढ़ें, और आप बाज़ार से कई किताब लेकर आते हैं, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ जिस दिन आप निबंध लिख के आएंगे एग्ज़ाम हॉल से, आप खुद फील करेंगे कि कोई बहुत बड़ा उसका असर नहीं पड़ा। जिन लोगों ने मेंस ऑलरेडी दिया है वो इस बात को बहुत बखूबी समझ सकते हैं। निबंध में असल जो रोल होता है वो जीएस के चारों पेपर का होता है। जितना बेहतर आपका जीएस के चारों पेपर है, वो खुद ही इतना कंटेंट, क्योंकि टॉपिक वही है, सिलेबस ही वही है ऐसे का, तो वहाँ से आपको कंटेंट तो मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा कंटेंट की कमी आपके पास नहीं रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम जिस चीज़ की रहती है वो यहाँ पर कंटेंट से ज़्यादा ये है कि जब आप ऐसे लिखते हैं तो एक तो इंट्रो और एक तो कंक्लूज़न, अंदर जो बॉडी है उसके लिए आपके पास आर्गूमेंट बहुत हैं, लेकिन आपके लिए इंट्रो और कंक्लूज़न ये सबसे बड़ा सरदर्द होता है, और बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कहाँ से शुरू करें। तो एक बार इंट्रो पे थोड़ा बात करते हैं कि अगर निबंध लिखना है तो इंट्रो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए पहला काम क्या है इंट्रो लिखने का। इंट्रो जब हम लिखते हैं तो कई अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम निबंध लिखें, जो कि लगभग हर कोई इसी को इस्तेमाल करता है। डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे राइटिंग होती है उसमें जो विषय दिया गया है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उस विषय को लेते हैं, उसके ओरिजिन के बारे में बताते हैं, बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, उसके फीचर्स हम वहाँ पर बताते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो निबंध ये डिस्क्रिप्टिव तरीके का होता है, बड़ा स्टैटिक तरीका, ट्रेडिशनल तरीका है, और बहुत ज़्यादा ये जो है अट्रैक्शन नहीं अपने में क्रिएट कर पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। दूसरा जो तरीका है वो आर्टिस्टिक तरीका होता है। वो मतलब ये डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी तरीका नहीं होता है, वो थोड़ा आर्टिस्टिक तरीका होता है। आर्टिस्टिक जो ऐसे राइटिंग होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पोएम से स्टार्ट करते हैं कि कोई एक पोएम लिखा जो उस विषय से जुड़ा हुआ हो और वहाँ से फिर अपना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोगों को लेकिन प्रॉब्लम है कि पोएम कुछ लोगों को मालूम है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको तो पोएम, कोई भी पोएम नहीं याद है, और पता नहीं अब कौन कौन सा निबंध आएगा, कौन सा पोएम, हर जगह कितना पोएम हम लिख, ये बहुत से लोगों के लिए सूट करने वाला नहीं है। तब फिर यहाँ पर आता है दूसरा है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये हो गया कि क्या कोई ब्रीफ स्टोरी हम बता सकते हैं और वहाँ से हम अपने ऐसे को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, इसका जवाब है कि बहुत से लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो स्टोरी कैसे क्रिएट करें। अब स्टोरी का मतलब समझिए, बचपन से अब तक आपने तमाम कहानियाँ पढ़ी हैं लेकिन सब भूल चुके हैं। एक बार फिर से रिकॉल करने का समय, अगर रिकॉल कर सके, क्योंकि ये बहुत प्यारा तरीका होता है ऐसे लिखने का। बस ये ध्यान रखना है कि इसका एक ही समस्या है, स्टोरी टेलिंग हमेशा लंबा खिंच जाता है
और हमको लिखना बहुत छोटा है। यहाँ पे हमारे पास 600-700 सबसे ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग की अगर हम बात करें, जैसे कुछ कहानियाँ हम आपको बताते हैं। आपका फेमस खरगोश और कछुए की कहानी है, कौन आगे निकलता है। सिद्धार्थ और देवव्रत की कहानी आपने बचपन से पढ़ा है। सिद्धार्थ तो एक पक्षी को बचाया और एक ने जो है वहाँ पर पक्षी को मारा, कौन किसका होगा। आपको सुलेमान की कहानी वहाँ पर आती है याद की, या सीजर की, कि दो औरतें जो है अपने बच्चे को लेकर आई और वहाँ पर जो है वो माँ कह रही थी हमारा है हमारा है। या आपने एक कहानी सुनी होगी कि राजा मुनादी की, कि जो जितनी तेज जितना जम दौड़ेगा, जितना जो है ज़मीन कवर करेगा, वो उतना ज़्यादा उसको ज़मीन दे दिया जाएगा। और एक आदमी दौड़ते दौड़ते लालच में वह दौड़ता गया, उसका शरीर जवाब दे दिया और एक अंतिम बार जो है गिरा और वहाँ पर वो ख़त्म हो गया। मतलब कहानी का सेंस क्या था, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, कि भाई आप जो है अगर लालच करते हैं तो क्या रिजल्ट वहाँ पर निकलेगा। ऐसी बहुत सी मोरल स्टोरीज़ आप लोगों के दिमाग में है। और इन मोरल स्टोरी से जब आप आंसर स्टार्ट करते हैं, कई जगहों पर बहुत ज़बरदस्त फिट बैठता है। लगता है कि इस निबंध के लिए बस यही मोरल स्टोरी तो बनी हुई थी। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ये रिकॉल कर सके, छोटी छोटी लघु कहानियाँ जो हैं, इसके लिए कहीं से तैयारी मत करिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ जिसका जिसमें अपना पारंगत हो वो पकड़े। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि किसके पास क्या क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी कहानियाँ, लघु कहानियाँ, जिनको हम 30-40 शब्दों में समराइज़ कर सकें, उससे ज़्यादा हम न लें, तब हम मतलब ये रिस्क लें स्टोरी टेलिंग का। अब मान लीजिए कि पोएट्री भी नहीं चल रही है, स्टोरी टेलिंग भी नहीं चल रहा है, तो क्या और कोई तरीका है इंट्रो लिखने का? तीसरा तरीका, वो भी आर्टिस्टिक तरीका है। तीसरा तरीका क्या होता है कि कई बार लोग डायलॉग मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत पुराना है और आप में से अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत प्यारा निबंध हो जाएगा इससे। डायलॉग सॉक्रेटिस के समय से, प्लेटो और अरिस्टोटल के समय से चला आ रहा है और आज तक ये चला आ रहा है। डायलॉग बेसिस क्या होता है कि मतलब यहाँ किरदार नहीं रखने हैं, यहाँ पर विचारों को दो भागों में रखना है, कंट्रास्ट क्रिएट करना है कि एक जो है एक आइडिया और उसका एक एंटी आइडिया दूसरी तरफ, और उसी कंट्रास्ट को क्रिएट करके हम कुछ क्वेश्चन एराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर निबंध आया, तो आपने बताना शुरू किया कि जहाँ मान लीजिए ये क्वेश्चन आया कि क्या भारत विकसित देश बन सकता है, मान लीजिए यही है यहाँ पर 2047 तक भारत विकसित देश। तो आप एक कंट्रास्ट कैसे स्टार्ट करेंगे कि जहाँ एक तरफ भारत विश्व की 5वीं से चौथी या तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वहीं ऑक्सफाम सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1% आबादी जो है वह 40% संसाधनों को नियंत्रित किए हुए है। जहाँ एक तरफ गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान जैसे जो है तकनीकी क्षेत्र में भारत बुलंदियों की सवारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई सामाजिक हिंसा, लैंगिक हिंसा जो भी है, परंपरागत सोच कहीं न कहीं विकास के इन पैमानों पर सवाल खड़ी करती है। ये कंट्रास्ट होता है। ऐसे 2-4 आपने कंट्रास्ट क्रिएट किए और फिर वहाँ पे ऐसे में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वाकई भारत 2047 में विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है? क्या सामाजिक आर्थिक विषमताओं के रहते हुए भारत के विकास की गाथा लिखी जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत आगे बढ़ रहा हो और भारत के लोग पीछे छूट रहे हो? ऐसे अगर 2-4 क्वेश्चन हमने कर दिया और फिर आगे उन्हीं क्वेश्चन का हमने आंसर देना स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा परीक्षक अट्रैक्ट होता है। और ये करना बहुत कठिन काम नहीं है, आप में से मैक्सिमम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक है डायलेक्टिक क्रिएट करना, द्वंद्व क्रिएट करना, और वहाँ से जो है ये एक बौद्धिक तरीका होता है निबंध लिखने का, इंट्रो लिखने का। तो पोएट्री पहला हो गया, दूसरा हमने कहा कि स्टोरी टेलिंग हो गया, और तीसरा डायलेक्टिक मेथड वहाँ पे क्रिएट कर दिया आपने। अब एक और तरीका होता है, ये तरीका कहने को बड़ा शुष्क होता है लेकिन बड़ा इंप्रेसिव तरीका होता है, और आप में से बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं ऑलरेडी, और यह है तथ्यात्मक सूचनात्मक तरीका। मतलब आप जो है किसी सूचना से वहाँ पर जो है एक अचानक क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, परीक्षक में जिज्ञासा बना देते हैं। जैसे एनसीआरबी के आंकड़े, अब कुछ आंकड़े वहाँ पर, और क्वेश्चन महिला हिंसा पे या अनुसूचित जातियों के प्रति हिंसा या इन सब पे कोई इस तरीके का टॉपिक है, आपने वहाँ एनसीआरबी का डेटा दे दिया। शिक्षा पर क्वेश्चन आया, आपने असर का डाटा दे दिया, वहाँ पर आपने बता दिया। हेल्थ पे टॉपिक आया, नेशनल हेल्थ सर्वे या फैमिली सर्वे को आपने वहाँ पे कोट कर दिया।
और तब वहाँ पर आपने उसी मतलब कि जो सर्वे है उसके कंक्लूज़न पर क्वेश्चन उठा दिए कि हाल ही में जो है एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं। ऐसे में वही प्रश्न वाला फिर तरीका कि ऐसे में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वाकई भारत में शिक्षा प्रणाली वह सही तरीके से संचालित हो रही है या क्या सही डायरेक्शन में है, क्या नई शिक्षा नीति इन चुनौतियों का समाधान कर पाएगी। इस तरीके के प्रश्न, जैसे मान लीजिए नई शिक्षा नीति पे क्वेश्चन आया तो आपने दिया कि हाल ही में असर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% जनसंख्या 10वीं के स्तर की कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं करती या ड्रॉप आउट कर देती है। ऐसे में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उच्च शिक्षा के प्रति अभिरुचि न होना और कॉलेज की शिक्षा में निरंतरता न होना क्या भारत के बड़ी आबादी के कौशल विकास को कहीं न कहीं अवरुद्ध या बाधित कर रहा है और यह भारत के विकसित देश बनने की प्रक्रिया में बाधक बन रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या इन प्रश्नों का जवाब देने में सफल रहेगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसी में आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपना जो भी लिखना है लिखिए वहाँ पर। तो एक तरीका होता है कि आप डेटा वगैरह के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपना निबंध शुरू कर सकते हैं। तो एक हमने कहा डिस्क्रिप्टिव तरीका होता है, वो पुराना तरीका है। इन तरीकों पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमने कहा प्रैक्टिस का काम है। जो तरीका सूट करे हर तरीका एक एक करके इस्तेमाल कर लीजिए और जिस तरीके में ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी हो आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इंट्रो लेकिन मान के चलिए कि ये सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है और इंट्रो सोल ऑफ द ऐसे होता है, वह उसकी आत्मा को आपको निकाल के रख देना है। प्रस्तावना में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, तथ्य मतलब वहाँ आर्गुमेंट नहीं क्रिएट करने हैं, आपको बस डिस्कोर्स उत्पन्न कर देना है और उस डिस्कोर्स को कैरी करना है आगे के अलग अलग पैराग्राफ में। तो एक तो ये यहाँ पर समझना है। तो इंट्रो के बारे में ये यहाँ पर था। अब एक तीसरा जो मुद्दा, पांचवा मुद्दा है यहाँ पे कि निबंध जो है उसका कंक्लूज़न। बहुत से लोग जब निबंध लिखते हैं टाइम के अभाव में सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं निष्कर्ष के साथ। उनको लगता है कि अब तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना, और ख़ासकर जो अंतिम वाला निबंध रहता है उसका कंक्लूज़न बहुत अफेक्ट होता है। और आप यकीन मानिए कि निबंध में जितनी भूमिका प्रस्तावना की उससे कहीं भूमिका निष्कर्ष की, निष्कर्ष पे ही तो नंबर मिल रहे हैं। क्योंकि निष्कर्ष होता क्या है पहले वो समझिए। व्हाट इज़ कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन आपके ओपिनियन को दर्शाता है कि कोई एक टॉपिक आपने जो है खूब डिस्कोर्स किया, डिबेट किया, अल्टीमेटली आपका ओपिनियन क्या इस पर है, आपका स्टैंड क्या है, ये कंक्लूजन से पता चलता है। अब आपने अगर कंक्लूजन नहीं दिया या आधा अधूरा दिया तो वो कैसे पता चलेगा कि आपका क्या अप्रोच है, आपका क्या स्टैंड है उस मुद्दे पर? पहली चीज़ तो ये आपके ओपिनियन को दिखाता है। दूसरा ये दिखाता है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, क्योंकि कोई भी निबंध होता है वो एक प्रॉब्लम को लेकर चलता है, उसको डायग्नोस आप करते हैं, अंदर जितने भी तथ्य वहाँ पर देते हैं, और अंतिम चीज़ है वो समाधान है। ये जो आपका जो है निष्कर्ष होता है वो समाधान प्रस्तुत करने वाला होता है कि चलो ठीक है, वे फॉरवर्ड जिसको आप कहते हैं। तो क्या आप वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बेहतर डिसीजन मेकर हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, ये तो पता चलेगा आपके निष्कर्ष से। तीसरा चीज़ क्या है कि निष्कर्ष जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी एटीट्यूड को बताता है। एटीट्यूड का मतलब आप पॉजिटिव, आप सकारात्मक हैं, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक हैं, या आप सैडिस्टिक हैं कि आपको लगता है कि अरे कुछ हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर हमेशा ये माना जाता है कि आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए वो हमेशा समाधानमूलक और आशावादी होना चाहिए, कि जहाँ पर ये आप बता दें कि भाई सब अच्छा होने वाला है, सब बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके निबंध में वहाँ पर होना चाहिए और निष्कर्ष में। और यहाँ पर जो है समाधान, सुझाव मूलक। और एक और चीज़ यहाँ पर समझिए, निष्कर्ष से ये पता चलता है कि आप कितने विजनरी हैं, यानी आप भविष्य कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसलिए निष्कर्ष लिखने के वक्त जो जितना फ्यूचर को विजुलाइज करता है, निष्कर्ष जिस भी विषय पे लिख रहे हैं, मान लीजिए बाढ़ सूखा पे कोई निबंध आ रहा है, प्राकृतिक आपदा पे निबंध आ रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य पे निबंध आ रहा है, तो आप 2025 के बारे में मत सोचिए। आप निष्कर्ष लिखने के दौरान ये बताइए कि भविष्य में ये बदलाव आएंगे और इसलिए इस तरीके की तैयारी करनी होगी। एक होता है कि आज आपने जो है, आज जो प्रॉब्लम डायग्नोज किया अपने निबंध में लिखने के दौरान, उसका सलूशन आपने दे दिया, लेकिन भविष्य का सलूशन भी आपको देना है।
आपका सलूशन केवल कंटेम्प्ररी समस्याओं का सलूशन नहीं है। एआई का ज़माना आने वाला है आने वाले समय में, और मैकेनिकल लाइफ लोगों की होती जा रही है, सोशल मीडिया की समस्या, मेंटल डिप्रेशन की समस्या, तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनको कवर करते हुए क्या हम कोई इस तरीके का निबंध लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, तो निष्कर्ष हमेशा जो है यहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए। एक सेकंड बस, ये चार्जर जो हमारा यहाँ पे, चार्जर कहाँ है? तो ये जो है इसको भी ध्यान में रखना है कि आपका जो भी कंक्लूज़न हो वो ऐसा हो कि मतलब फ्यूचरिस्टिक हो, भविष्य को लेकर जो है आप अपने निबंध में कर पा रहे हैं, तब निष्कर्ष आपका बढ़िया प्रभावी तरीके का होता है। अब आते हैं यहाँ पर जो है निबंध जो है उसमें, जैसे हमने कहा कि भी निष्कर्ष में जो है आपको क्या क्या हमने बात किया है कि पहला समाधान मूलक सुझाव मूलक रखना है, दूसरा आशावादी निबंध लिखना है, तीसरा भविष्य को लेकर जो है वहाँ पर आपके सुझाव होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि कंक्लूज़न जो होता है उसमें जो है ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि उसकी भाषा अच्छी हो, वहाँ पर आप अच्छे तरीके से एंड करें, बड़ा सुखद एहसास देता है। तो इसमें क्रिएटिविटी आप लोगों की बड़ी मायने रखती है। तो यहाँ क्रिएटिविटी क्या है कि वही है जो इंट्रो में हमने जितनी चीज़ें आर्टिस्टिक वाली बताई, उनमें से कोई भी चीज़ अगर आपने इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया, जैसे अगर कोई कविता अगर है जो वहाँ पर अंत करने में बहुत अच्छा हो, कि जहाँ मैसेज देना हो कि हे भारत भूमि के पथिक नूतन जीवन भर दो, तोड़ दो अतीत की वह दीवारें क्लेश जिनसे मिले, बदले हुए इतिहास ने आरज दिया आपने वहाँ ऐसी चीज कि गाँव को गाँव नाते उदते गुजर गए, अब असलियत आओ यारो, कुछ भी लिख दिया वहाँ पर, ऐसी कोई चीज़ जो है, तो एक तो वो हो गया। या वहाँ पर जो है आपने एक काम और किया कि कोई जो है हमारे मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी जो विजनरी लोग रहे हैं उनके सपनों का जो भारत है, क्योंकि हम तो अपने मतलब हमारे लिए जो है कुछ आदर्श हमने पहले से बना के रखे हैं। जैसे आदर्श क्या है? गांधी का राम राज्य। आदर्श क्या है? सर्वोदयी समाज, अंत्योदय से सर्वोदय, ये आदर्श है। अगर हम उन आदर्शों को अपने निबंध में लेकर आए कि जैसे बाबा साहब का कहना था कि सामाजिक न्याय पर आधारित शोषण मुक्त भारत तभी हो पाएगा, जैसे आप लास्ट में लिखते हैं तो एक लाइन आपने लिखा कि इसलिए बाबा साहब के सपनों का भारत, शोषण मुक्त भारत, समता मूलक भारत, सभी के उत्थान पर आधारित समावेशी भारत तभी संभव होगा जब ये करें। जब इस तरीके से आप वहाँ पर कंक्लूड करते हैं तो बहुत वैलिडेशन भी आपको मिल जाता है और वो एक बड़ा अच्छा मैसेज वहाँ पर देता है। तो एक तो निबंध का कंक्लूज़न ये बहुत अच्छा करना है। तो इंट्रो पे एक तो और एक कंक्लूज़न, इस पर आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी है। अब एक और चीज़ यहाँ पर अंतिम में समझते हैं, निबंध का जो मतलब बीच का पार्ट है जहाँ पे आपको आर्गूमेंट जो है क्रिएट करने होते हैं और अपनी बातें वहाँ पर जो है आपको बतानी है। तो आर्गूमेंट कैसे बनते हैं, हमने जैसा बात किया कि भाई अलग अलग डायमेंशन में आपको सोचना होगा वहाँ पर, लेकिन एक निबंध का स्ट्रक्चर पहले से धीरे धीरे सीखना होगा। मान लीजिए 600 शब्दों में निबंध लिखना है तो आपके दिमाग में मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि इंट्रो इतना तक हम करेंगे, कंक्लूजन इतना करेंगे और बीच का पार्ट इतना करेंगे। कई बार निबंध में एक से ज़्यादा पहलू होते हैं, निबंध लिखेंगे तो कई आयाम हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक निबंध आया है, एक आयाम क्या होता है कि जैसे कि क्या भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा, मान लीजिए ये निबंध आ जाए तो यहाँ पे दो पहलू हो गए, हाँ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा यानी चैलेंजेस क्या हैं, और बन पाएगा तो कैसे बन पाएगा। जब आप यहाँ पर जो है ये इस तरीके से दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं, मतलब कई आयाम आते हैं, तो उन दोनों को कैसे बैलेंस, कितना वर्ड उनको अलॉट करना है, ये भी तो हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के निबंध में अच्छे मतलब नॉलेज और अच्छे लिखने के बावजूद नंबर कम आते हैं। उसका एक बड़ा वजह है कि मतलब मीनवाइल जो एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ पे पता चला कि इंट्रो लंबा चला गया, एक पार्ट खूब लंबा लिखते गए, बाद में एहसास हुआ कि अरे हम तो इसमें सारा शब्द तो इसी में ख़त्म हो गया। अब जो उसका दूसरा पार्ट लिखना था, चैलेंजेस खूब बता दिए, अब लिखना था प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, लिखी शब्द ही नहीं बचा है।
यानी आपको अनुशासित तरीके से लेखन शैली का विकास करना, और ये तब होगा जब पहले से अपने दिमाग को हम बताए रहेंगे कि हमें कैसे कितने शब्दों में ये लिखना है। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझना है कि आपको एक और आइडिया धीरे धीरे जीएस और ऐसे दोनों के लिए डेवलप करना है कि आप एक लाइन में जब लिखते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कितने शब्द आप लिखते हैं, और आप एक पेज पे कितने वाक्य लिखते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे शब्द काउंट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर इतना समय नहीं है आपके पास। तो अगर आपके पास ये आपको मालूम है, क्योंकि कोई बड़ा लिखता है, कोई छोटा लिखता है, कोई मीडियम साइज का लिखता है, तो शब्द जो है सबके अलग अलग होते हैं। कई लोग तो एक ही पेज पे 200 शब्द लिख लेते हैं, और कई लोगों का 60-70 शब्द एक पेज में नहीं हो पाता है। तो सबकी अलग अलग है। तो अगर एक आइडिया रहेगा तो हम अपने को स्ट्रिक्ट वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे कि इंट्रो बस हो गया, ये हमने 6 लाइन लिखा, अब हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, फिर इसके आगे क्या चीज़ लिखना है, फिर इसके आगे चीज़। तो एक बैलेंस स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर बनाना है निबंध के दौरान। अब देखिए, निबंध में अलग अलग निबंध जो आते हैं, साहित्यिक निबंध, उसको लिखने का तरीका अलग है। सामाजिक जो निबंध हैं उनके लिखने का तरीका अलग है। राजनीतिक जो हैं उनके लिखने का तरीका अलग है। तो जैसा हमने कहा कि भाई आपको कौन सा निबंध पिक करना है, उनके आधार पर चुनना होगा, समझना होगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप साहित्यिक निबंध लिखना चाहते हैं, और वहाँ पर जो है कंटेंट हमने कहा कि बहुत कम रहता है। साहित्यिक निबंध की समस्या समझिए क्या है। साहित्यिक निबंध अमूर्त किस्म का होता है। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये मतलब वेग सा लाइन है यहाँ पे। तो जो चीज़ अमूर्त होती है वो उसको मूर्त बनाना होता है। जैसे अगर पूछा, क्वेश्चन आया कि चीन की मोतियों की माला नीति, अगर आगे निबंध, तो ये तो बड़ा फैक्चुअल चीज़ है, ये तो मालूम है, टेंजिबल है, आपने लिख दिया यहाँ पर। साहित्य समाज का दर्पण है, शब्द दो धारी तलवार, कुछ भी अगर आ जाए, या मूल्य, चरित्र, शिक्षा चरित्र का विकास करती। कई बार अमूर्त चीज़ें होती हैं। अमूर्त चीज़ को मूर्त बनाने की कला सीखनी पड़ती है। अब ये कैसे सीखनी होती है? 2-3 तरीके हैं इसके। कोई भी अमूर्त विषय आपके सामने आए तो आप उसको, उसका मानवीकरण करिए। मानवीकरण का मतलब है उसको मनुष्य बना दीजिए। अब मनुष्य कैसे हम बनाते हैं? मनुष्य इस तरीके से बनाते हैं कि वह जो भी शब्द है, जो भी विचार है, हम देखते हैं कि इतिहास में वह किन किन लोगों, व्यक्तियों पर लागू होता है। जैसे कहा कि ना कि सत्यमेव जयते, या सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो सत्य पराजित नहीं होता, इसका बताने का मतलब क्या है? आप उन व्यक्तियों को देखिए जो कभी पराजित नहीं हुए, जो इस रास्ते पर चले। व्यक्ति को हम देखेंगे, उसे हम एक व्यक्ति, उस विचार को एक व्यक्ति बना देंगे, और इतिहास में देखेंगे ऐसे व्यक्ति। हम इतिहास में ऐसी घटनाओं को देखते हैं, हम इतिहास में ऐसे जो है स्थल के बारे में देखते हैं, प्लेसेस देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उस तरीके का जो विचार है वह किस तरीके से समाज में देखने को मिलता है। यानी उसका मानवीकरण, सामाजिकरण करते हैं, उसे मूर्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस प्रक्रिया में आए हैं तो बहुत सी चीज़ें अपने आप जुड़ती जाती हैं वहाँ पर। हम उसको और ज़्यादा जब कंटेम्प्ररी, एक तो इतिहास से हम लेकर आते हैं, फिर हम कंटेम्प्ररी आते हैं। वो जो विचार है वो कंटेम्प्ररी समय में कहाँ दिखाई देता है, और कहाँ, तो कहाँ का मतलब है कि अलग अलग स्तरों पे हम उसको देखें। व्यक्ति के स्तर पर देखें, समाज के स्तर पर देखें, हम सरकार के स्तर पर देखें, हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अलग स्तरों पर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें उन निबंध के बारे में जो है, निबंध जो हैं यहाँ पर करने हैं। जैसे जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो निबंध आया हुआ था, थोड़ा उसकी हम एक बार ऐसे ब्रीफ में बात कर लेते हैं। ये निबंध का, एक सेकेंड, निबंध जो है 2023 में, जैसे क्वेश्चन आया चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। अब मान लीजिए कि इस तरीके का निबंध लिखना है, ये बहुत ही मतलब अमूर्त विषय है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे दिमाग में, चरित्र निर्माण और साहित्य, 2 शब्द हैं। तो चरित्र निर्माण, पहले तो हमें ये समझना होगा चरित्र निर्माण का मतलब क्या होता है, और आप किसे एक बेहतर चरित्र मानते हैं। तो बेहतर चरित्र ऐसे बड़ी बड़ी बातें लिखने से नहीं होगा, आप एग्जाम्पल देंगे किसी, हमने कहा जैसे कि व्यक्ति के बारे में, या किसी जो है संस्था के बारे में, सरकार के बारे में, ये सब जो है यहाँ पे आप करते हैं। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर जब इनको आप एक बार जो है अपने दिमाग में बना लेते हैं। अब साहित्य,
तो साहित्य जो है उसको हम मानवीकरण करेंगे भाई, जो जो साहित्यकार रहे हैं प्राचीन समय से, मतलब हम कालिदास को भी ले सकते हैं, मतलब प्रेमचंद को भी ले सकते हैं, हम टॉलस्टॉय को ले सकते हैं, हम रस्किन को ले सकते हैं। तो वहाँ से लेकर अब तक हमें इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल से जोड़ना होता है, और तब ऐसे लिखते हैं, तब वो लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चूँकि अभी जो है, अगर इन मुद्दों पे मैं बात करूँगा तो शायद आप उतना ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम एक और ऐसे वाला जो है टॉपिक मानते हैं। मैंने जैसा कहा कि अभी जो है मैं इस तरीके से इसको लेके चलूँगा कि आधे घंटे पौन घंटे से ज़्यादा इस तरीके के लेक्चर न हो, क्योंकि फिर उससे आपका इंटरेस्ट भी जो है कम होता जाएगा, और वहाँ पर जो है और जो प्राथमिकताओं में चीज़ें हैं वो प्रभावित न हो, वो भी ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। पहले एक बार आप लोग निबंध यहाँ पर लिखिए, और निबंध जो है एक बार आप ग्रुप में शेयर कीजिए। और बहुत से लोगों ने क्वेश्चन जो है वहाँ पर लिख के भेजे हैं ग्रुप में। कोशिश करूँगा कि कल जो है उन सभी लोगों का जवाब दे दूँगा कि कैसे कैसे और कैसे आप आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ कुछ वहाँ पर टिप्स हैं। और निबंध अभी एक दो और टॉपिक मतलब लगेगा, मतलब निबंध इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कुछ कुछ निबंध उठा के कैसे उसको लिखा जा सकता था, क्या क्या आर्गूमेंट उसमें बनाए जा सकते थे, जिससे आप थोड़ा सा आपके सोचने की क्षमता वहाँ पर बेहतर हो। तो ये रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ आप लोगों को कहना है तो आप बात कर सकते हैं। और कोई डाउट था? हाँ हाँ सर, जैसे कि जो निबंध है सर, उसमें कितना आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कितनी ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए? ये पीसीएस एग्ज़ाम है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत बहुत बड़े स्तर पर मतलब रोल प्ले करेगी। तो ऑब्जेक्टिविटी तो 100% होनी चाहिए, लेकिन एकदम ऑब्जेक्ट मतलब इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग अगर हुआ तो शुष्कता आ जाएगी, तो वो मतलब प्रवाह ही खत्म हो जाएगा, उसका जो शैली है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे इंट्रो और कंक्लूज़न है, ये अपने आप एनालिटिकल हो जाते हैं यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए कि आपने 50 शब्द इंट्रो लिखा, 50 शब्द आपने कंक्लूज़न, तो 100 शब्द तो इसी ही चले गए। अब 500 शब्द बचे, तो उसमें अब आप जो है 3 कोटेशन 4 कोटेशन भी आपने लिख दिया, 20-20, 25-25 शब्दों का, 100 शब्द तो ऐसे चले गए। इस तरीके से आपको प्लान बनाना होगा। अब इसके बाद लेकिन जो है, अब आपको मान के चलना होगा कि आपको खूब ढेर सारा फैक्ट, एग्जाम्पल, डेटा, इंडेक्स, कमेटी, इन सब चीज़ों को वहाँ पर फिल करना है। मतलब सब्जेक्टिविटी इन्हीं 3 चीज़ों में है यहाँ पे। बाकी चीज़ों में आपको उसमें जो है इंफॉर्मेशन और फैक्ट की बम्बार्डिंग करनी होगी। या सर, अपना जो सोच है, अपनी जो सोच या कुछ जो सोचते हैं और वो डाल सकते हैं? वो इंट्रो और कंक्लूजन है, वही तो सोच है। ओके और हाँ सर, इसमें देख रहा हूँ कि जैसे जो सवाल आ रहे हैं इसमें सर करंट अफेयर्स की भूमिका अच्छी खासी है, और उसके साथ साथ जीएस का भी भूमिका है, और जीएस वो वाली भूमिका भी जो जीएस में नहीं भी आता वो यहाँ है, मतलब जो नॉर्मली 1 2 3 4 में स्पेसिफिक होके नहीं पूछा जाता वो यहाँ दिख रहा है। तो क्या इसके लिए कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके उनका फैक्चुअल नोट्स बनाना चाहिए कि जीएस में ही इसको टैकल करना चाहिए, मतलब फैक्ट्स एटलीस्ट? क्योंकि लास्ट ईयर जो ये वाला सवाल था, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट, अब इस पे मेरे पास कोई डेटा नहीं था, मतलब आई वाज शायद होगा भी, तो चूंकि मैंने इस तरीके से सोचा नहीं था, तो मैं इसको इस्तेमाल करने उसका में रीजन एकदम है कि आपका पेपर 1 और पेपर 3 भी खराब था, इसी वजह से। नहीं, पेपर 3 अच्छा था, पेपर 3 खराब। अरे ये मतलब एग्जाम्पल भी दिए होते तो कोई अच्छा एग्जाम्पल दिए होते। ये तो ऐसा है, नंबर ठीक है। अरे चाहे जितने अच्छे आए हों, ये तो टॉपिक ऐसा है कि मतलब जो ग्लेशियर का पिघलना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीएस का है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी कमी है जीएस में। ग्लोबल वार्मिंग का आएगा तो हाँ करते हैं, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर आता सकते। मैं ये कह रहा हूँ, देखो निबंध में कुछ कुछ चर्चित मुद्दे हैं, वो तो हम खुद ही हम खुद ग्रुप में शेयर करेंगे, और जिसको जिसको शेयर करना होगा उसमें ऐड कर देगा। कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है मैं मतलब रिजेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे में अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब कि खोजने में लग गए
तो जीएस के 6 पेपर हैं, ध्यान रखना है, और 3 महीने निकलते समय जीएस नहीं लगेगा। जीएस में ही इन चीजों को कंप्लीट करते हैं, जीएस में हाँ, इन और चीजों क्या, को कंप्लीट करते सही हैं। तरीका समझ लो यही है। थोड़ा बहुत उसके पास बचेगा, वो वहाँ पर करेंगे। हाँ, मनी